नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने राइजोपस की सिस्टमेटिक पोजीशंस, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि राइजोपस के अंदर जो कवक जाल के जो कवक तंतु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो कवक तंतु होता है जिसको स्टोलन या भूस्तारी कवक तंतु कहते हैं, और ये क्या करता है, जो माइसीलियम होता है वो क्षैतिज वृद्धि करता है और ब्रांच्ड मतलब थोड़ा कम ब्रांच्ड होता है। सेकंड टाइप का अपन ने हाइपी पढ़ा था या कवक तंतु पढ़ा था जिसका नाम था मूलाबास या राइजोइड्स। तो राइजोइड्स हैं जो राइजोपस के अंदर जिस स्थान से भूस्तारी है जो अधोस्तर के संपर्क में रहता है उससे नीचे की ओर मूलाबासें हैं जो गुच्छों में उत्पन्न होती हैं और ये ज़्यादा ही साकित होती हैं। और इसमें अपन इसका फंक्शन भी पढ़ा था कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं होल्ड फास्ट से या अधोस्तर से। फिर तीसरे टाइप का अपन ने कवक तंतु पढ़ा था जिसका नाम था बीजाणुदानीदार या स्पोरेंजियोफोर। तो ये स्टोलन से उधर वायवीय असाकित कवक तंतु निकलता है, और इसके बारे में अपने ये भी पढ़ा था कि इसकी शीर्ष भाग पर है जो बीजाणुदानी पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम राइजोपस के अंदर जनन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो राइजोपस के अंदर जनन है जो 3 मेथड से होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो शुरुआत करते हैं कायिक जनन से या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। तो राइजोपस के अंदर कायिक जनन है जो खंडन विधि द्वारा होता है या फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा होता है। इस विधि के अंतर्गत जो कवक तंतु होता है या माइसीलियम होता है वो छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाता है, और प्रत्येक खंड क्या करता है, जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये नए माइसीलियम है जो नए प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। सेकंड जो अपन मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो राइजोपस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीजाणुओं के द्वारा होता है, और अलैंगिक जनन के दौरान 2 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। या तो अलैंगिक जनन क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है या फिर अचल बीजाणुओं द्वारा या अप्लेनोस्पोर के द्वारा है जो राइजोपस के अंदर अलैंगिक जनन होता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्लेमाइडो बीजाणु के द्वारा राइजोपस में होने वाले अलैंगिक जनन। तो क्लेमाइडो बीजाणु के द्वारा या बाई क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में या अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत जो राइजोपस के हाइफी या कवक तंतु होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक खंड अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेते हैं। इन मोटी भित्ति युक्त संरचनाओं को क्लेमाइडो बीजाणु या क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है या अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होकर न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। यदि स्पोर के चारों ओर मोटी भित्ति का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इन पतली भित्ति युक्त संरचनाओं को जेमी कहा जाता है। आपके सामने डायग्राम में क्लेमाइडोस्पोर के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम है जो राइजोपस की हाइपी या कवक तंतु को शो कर रहा है। अब ये हाइपी है जो क्या करती हैं, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाती हैं। तो बी पार्ट के अंदर जो ब्लैक डॉटेड पार्ट है ये है जो इस हाइफी के छोटे खंड को शो करती हैं। फिर सी पार्ट्स के अंदर इन हाइफी के चारों ओर मोटी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब इन्हें अपन क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं, और ये क्लेमाइडोस्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइजोपस के अंदर अलैंगिक जनन है जो क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा कब होगा, जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी या अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ही क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो राइजोपस के अंदर अलैंगिक जनन है जो अचल बीजाणु या अप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन राइजोपस के अंदर अलैंगिक जनन अचल बीजाणु के द्वारा बाई अप्लेनोस्पोर। तो
अचल बीजाणु है जो बहुकेंद्र की संरचना होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इन अचल बीजाणु का निर्माण है जो अचल बीजाणु दानियों में होता है। और ये अचल बीजाणु दानियाँ हैं जो बीजाणु दानी दर के शीर्ष पर स्थित होती है या स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष भाग पर हैं जो अचल बीजाणु दानियों का निर्माण होता है। अब इन अचल बीजाणु दानियों का या बीजाणु दानियों का निर्माण कैसे होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया राइजोपस के अंदर बीजाणु दानी का निर्माण है जो कवकजाल में अनेक उदर शाखाएं समूह में उत्पन्न होती हैं जिन्हें बीजाणु दानी दर कहते हैं। अब इन बीजाणु दानी दरों की ऊंचाई बढ़ने के बाद इनके शीर्ष पर कोशिका द्रव्य और केंद्रक एकत्रित होने लगता है जिससे इनका शीर्ष भाग फूलकर गोलाकार हो जाता है और इन फूली हुई गोलाकार संरचनाओं को बीजाणु दानी या स्पोरेंजिया कहते हैं। बीजाणु दानी दर के शीर्ष पर बनने वाली बीजाणु दानी जब मैच्योर हो जाती हैं या परिपक्व हो जाती हैं तो बीजाणु दानी का जो जीवद्रव्यक होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। बाह्य सघन परिधीय क्षेत्र, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और ये बीजाणु दानी का फलद भाग होता है। और केंद्रीय रिक्तिका युक्त केंद्रीय क्षेत्र बंधीय भाग होता है और ये रिक्तिका युक्त और गुमंदाकार होता है और इसे स्तंभिका कहते हैं। जो परिपक्व बीजाणु दानी होती है उसके परिधि क्षेत्र में जो सारे न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाते हैं। जो केंद्रीय क्षेत्र होता है उसके अंदर एक रिक्तिका प्रेजेंट रहती है और वो डोम शेप्ड हो जाता है और इस डोम शेप्ड भाग को कोल्यूमेला या स्तंभिका कहा जाता है। अब अचल बीजाणुओं का विमोचन कैसे होता है, तो जब बीजाणु दानी के अंदर अचल बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो बीजाणु दानी में द्रव की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कोल्यूमेला है जो फूल जाती हैं और कोल्यूमेला के फूलने के कारण बीजाणु दानी की बीजाणु भित्ति पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से बीजाणु भित्ति है जो फट जाती हैं और अचल बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। अब इन मुक्त अचल बीजाणुओं का परिकीर्णन है जो वायु या कीटाणुओं के द्वारा होता है और ये किसी उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने के बाद वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अचल बीजाणुओं का अंकुरण कैसे होता है या जर्मिनेशन ऑफ ए प्लेनोस्पोर। तो उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने के बाद तुरंत अंकुरित अचल बीजाणु की बाह्य भित्ति फट जाती हैं और अंत भित्ति है जो जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती हैं और ये जनन नलिका शाखित या ब्रांड होकर नया माइसीलियम बनाती हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन के सामने जो डायग्राम दे रखा है वो अलैंगिक जनन के दौरान बीजाणु दानी के डेवलपमेंट को शो कर रहा है और इसके अलावा बीजाणु दानी का स्फुटन कैसे होता है, अचल बीजाणु का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन ए डायग्राम से स्टार्ट करते हैं जो राइजोपस का थैलस है और इस राइजोपस के थैलस के अंदर 3 टाइप के हैं जो हाइफी या कवक तंतु प्रेजेंट हैं। नीचे की तरफ हैं जो राइजोइड्स हैं या जिनको मूलाभास कहते हैं। जो लेटा हुआ या क्षैतिज वृद्धि करता हुआ भाग वो है स्टोलन और जो उदर या इरेक्ट ग्रोथ करता है और सिंगल जो हाइफी होती हैं उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अब ये स्पोरेंजियोफोर के जो शीर्ष या एपिकल पार्ट पर क्या होता है ये आपके सामने डायग्राम में दे रखा है। एपिकल पार्ट, इस एपिकल पार्ट पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस स्टोरेज होने लगते हैं तो जिसके कारण ये जो एपिकल पार्ट है या शीर्ष भाग है जो फूलकर गोलाकार हो जाता है और इस फूलकर गोलाकार वाले भाग से ही बीजाणु दानी का निर्माण होता है, यानी कि ये फूली हुई संरचना अब क्या कहलाएगी, बीजाणु दानी या स्पोरेंजियम कहलाती है। अब जो बी डायग्राम दे रखा है ये एक स्पोरेंजियोफोर का डायग्राम दे रखा है और इसके जो अपर वाला पार्ट होता है वो टिप है वो स्वलन या फूल जाती हैं। सी डायग्राम के अंदर आपके सामने दे रखा है कि सी डायग्राम में जो स्पोरेंजियोफोर का एपिकल पार्ट है वो बड़ा हो गया है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का स्टोरेज होने लगता है और इसके अलावा इसके अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स भी बनने लगती हैं। अब जो डी डायग्राम है इसके अंदर क्या होता है कि ये वैक्यूलेट लेयर होती हैं और इस वैक्यूलेट लेयर के अपर वाले पार्ट पर जो बीजाणु दानी है वो मैच्योर हो जाती हैं जिसको अपन यंग स्पोरेंजिया कहते हैं।
अब ये जो यंग स्पोरेंजिया है या मैच्योर जो स्पोरेंजिया होती हैं उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और ये सेंट्रल साइटोप्लाज्म। तो जो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं, जबकि सेंटर वाले जो रीजन होता है उसके अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल बन जाती है और इसका जो शेप होता है वो डोम शेप या गुमंदाकार हो जाती हैं। और इस वाले भाग को अपन कोल्यूमेला यानी कि जो अंदर की तरफ फूला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं अपन कोल्यूमेला, और इसके आउटर की तरफ है जो स्पोरेंजियल वॉल होती हैं। अब जो एफ डायग्राम दे रखा है इसके अंदर जो पेरिफेरल रीजन होता है या पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो मॉडिफाई होकर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और नीचे की तरफ है जो कोल्यूमेला प्रेजेंट होती हैं। फिर ये जो क्या होता है कि जब इसके अंदर ये मैच्योर हो जाती हैं तो जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो इस बीजाणुदानी के अंदर लिक्विड की मात्रा है जो बढ़ जाती हैं, तो कोल्यूमेला है जो फूल जाती हैं, और फूलने के बाद में ये क्या करती हैं स्पोरेंजियल वॉल पर प्रेशर लगाती हैं, तो जिसके कारण स्पोरेंजियल वॉल है जो फट जाती हैं। जी और एच डायग्राम शो कर रहे हैं कोल्यूमेला के फूलने के कारण जो स्पोरेंजिया होती हैं वो फट जाती हैं, तो इस तरह से कोल्यूमेला दिखाई देती हैं, और एच डायग्राम है जो इनवेजिनेटेड कोल्यूमेला को शो करता है। फिर बीजाणुदानी या स्पोरेंजिया फटने से जो एप्लेनोस्पोर रिलीज हो जाते हैं, और ये एप्लेनोस्पोर्स क्या करते हैं, इनका जो डिस्पर्जन है या प्रकीर्णन है वायु या कीटाणु के द्वारा होता है, और ये किसी उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने के बाद में जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, जर्म ट्यूब बनाते हैं, और ये जर्म ट्यूब क्या करती है, ब्रांच होकर न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है, और ये न्यू माइसीलियम में वापस क्या करता है, नए होस्ट को इन्फेक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने राइजोपस के अंदर अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर पढ़ा था अलैंगिक जनन क्लेमाइडोस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है। क्लेमाइडोस्पोर कैसे बनते हैं ये भी पढ़ा था, प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, जबकि एप्लेनोस्पोर है जो फेवरेबल कंडीशन बनते हैं। एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है, एप्लेनोस्पोरेंजिया में, और एप्लेनोस्पोरेंजिया कहाँ पर डेवलप होती हैं, तो स्पोरेंजियोफोर पर डेवलप होती हैं। इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है वो जिसका नाम है कोल्यूमेला। कोल्यूमेला का एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन के रूप में भी, तो इसको हाईलाइट कर लेना। कोल्यूमेला क्या होती है, तो जो स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष भाग पर जो बीजाणुदानी बनती हैं, तो उस बीजाणुदानी का जो कोशिका द्रव्य होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। परिधीय जो भाग होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो केंद्रीय भाग होता है वो रिक्तिका युक्त होता है और गुमंदाकार होता है, और इस रिक्तिका युक्त गुमंदाकार भाग को ही कोल्यूमेला या स्तंभिका कहते हैं। तो आपको ये एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कोल्यूमेला के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे राइजोपस के अंदर लैंगिक जनन।